नमस्कार। पूर्व की चर्चा में अपन ने रोमांसवादी चित्रकार ओजेन देलाक्रा पर बात कर रहे थे और ओजेन देलाक्रा के बारे में चर्चा करते हुए ये चीज़ सामने आई कि ओजेन देलाक्रा अपने बौद्धिक क्षमता से रोमांसवाद को बहुत सुदृढ़ता और सामर्थ्य उन्होंने प्रदान किया। उन्होंने रेखांकन की दृष्टि से, रंग चयन की दृष्टि से, रंगों के प्रयुक्ति की दृष्टि से जो उन्होंने विधि अपनाई, उन सब से रोमांसवाद के जो मूलभूत सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को बल मिला। उनकी जो चित्र रचना थी वो रोमांसवादी चित्रकला तो थी, हालांकि ओजेन देलाक्रा थोड़ा सा शास्त्रीय परंपराओं को और पुरातन परंपराओं के भी पक्षधर थे, लेकिन उनका स्पष्ट नज़रिया था कि जो भी पौराणिक परंपराएं हैं वे हमारे जो तत्कालीन जीवन है उस पर हावी नहीं हो सकती। हमें उनको तत्कालीन जीवन के साथ में समाहित करते हुए उन परंपराओं को आगे ले जाना चाहिए। और वे इन परंपराओं के जो अनुकरण करते हैं, अंधानुकरण करते हैं, उनसे तो वो घृणा करते थे। ये एक दोहरा व्यक्तित्व मतलब एक बहुत ही मैच्योर व्यक्ति था, परिपक्व व्यक्तित्व था कि पुरातन परंपराओं से हमें कुछ सार ग्रहण करना है और नवीनता के दृष्टिकोण में उसमें प्रयोग करते हुए कोई नई चीज़, नई उपलब्धि को सामने लाना है। ये एक बहुत ही बेहतरीन उनका जो व्यक्तित्व का पक्ष था जिसने रोमांसवाद को काफ़ी सहयोग और योगदान दिया। देलाक्रा के बारे में अपन काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। देलाक्रा मूलतः जो कांस्टेबल थे, ब्रिटिश चित्रकार, उससे काफ़ी प्रभावित थे और जीवन पर्यंत उससे प्रेरणा लेकर वो चित्रकारी करते रहे। और जो कांस्टेबल रंगों में जो नवीनता, रंगों के अंदर जो नवीनता, कांस्टेबल खुद तो अपने रंग योजना जो यूज कर रहे थे वो नवशास्त्रीयवादियों के लिए तो नवीन थी, और नवशास्त्रीयवादी चित्रण परंपरा और कला का जो रंग योजना थी उससे भिन्न कुछ नया कर रहे थे। और उनका जो उद्देश्य था वो कला के अंदर भावात्मक पक्ष को उजागर करना था, और भावात्मक पक्ष को उजागर करने के लिए जहाँ कलर के अंदर ब्राइटनेस, चमक और प्योरिटी, वर्ण की विशुद्धता के प्रति उनका जो आग्रह था, वो आग्रह जब उन्होंने कांस्टेबल की पेंटिंग्स में देखा तो और भी प्रखरता से उसमें उन्होंने पाया, तो उससे वो बहुत प्रभावित हुए। कांस्टेबल जो थे वो चित्र बनाते वक्त ज़्यादातर बुद्रश्य चित्र बनाते थे, तो उन चित्र बनाते वक्त जो ब्रश स्ट्रोक्स थे, जो तुली का संचालन था, वो बहुत मैच्योर, परिपक्व तथा सधा हुआ होता था। और बड़े छोटे पैच इस साइंटिफिक ढंग से, मतलब वैज्ञानिक तरीके से वो लगाते थे कि उसकी जो वस्तु थी उस वस्तु का करैक्टर भी उसमें समाहित होता था, और तुलिका का जो संचालन था, जो ब्रश स्ट्रोक था, वो अपने आप में भी एक अस्तित्व लेकर वहाँ पाया जाता था। और उसको ब्रश स्ट्रोक्स के अस्तित्व का रखने का एक मूलभूत कारण ये था कि वर्ण की विशुद्धता, कलर की शुद्धता, कलर की प्योरिटी को वो बरकरार रखना चाहते थे। अगर जैसे कि नवशास्त्रवाद के अंदर कलर को मिश्रण कर दिया जाता था, एक मिश्रित तान चित्र के ऊपर दिखाई पड़ती थी। अब वो मिश्रित तान अगर ब्रश स्ट्रोक्स रहते तो नहीं होती, उनका तरीका अलग था, उन्होंने ब्रश स्ट्रोक्स का सहारा नहीं लिया, वो एक मिश्रित कलर को मिक्स करके एक मध्यम तान, डार्क और गहरी तान और हल्की तान का वो प्रयोग करते थे। लेकिन रोमांसवाद के अंदर ब्रश स्ट्रोक्स के साथ में कलर की प्योरिटी का अब मिश्रण नहीं होता था। जैसे अपन ने पहले चर्चा करते वक्त बात की थी कि जहाँ गहरी पृष्ठभूमि है, अब गहरी पृष्ठभूमि में अगर मान लो आमतौर पर जैसे चित्र बनाते हैं या नवशास्त्रीयवादी चित्र बनाएंगे तो वो क्या करेंगे,
वो तो जहाँ डार्क जोन होगा उस कलर की डार्क टोन बनाकर वहाँ प्रयोग करेंगे। लेकिन रोमांसवाद में ये परिवर्तन हुआ कि जहाँ गहरी टोन थी, डार्क टोन थी, उस डार्क टोन में भी उन्होंने गहरी रंगत वाले कलर को प्योरिटी के साथ प्रयोग किया। जैसे नीला है, हरा है और गहरा हरा है, इनको इन्होंने डार्क टोन के ऊपर सीधे तौर पर प्रयुक्त करना शुरू किया। उससे दो चीज़ सामने आई। एक तो कलर की ओरिजिनल चमक नहीं गई, ठीक है, चमक नहीं जाने से उसमें उत्साह, उमंग और चेतना जैसे भाव उत्पन्न हुए, जो भावनाओं को बहुत ही प्रखरता के साथ उभार कर सामने ला सकते थे। चंचलता थी, रोमांस था, रोमांचकता थी। इन भावों को इन चंचल कलर से या ब्राइट कलर से, या ब्राइट कलर तो जो ब्राइट हो गए, ये जो डार्क टोन के जो कलर थे, इनके खुद की जो कलर की ओरिजिनल चमक थी उसमें भी एक ब्यूटी थी। टोन डार्क रह गई लेकिन कलर में एक झिलमिलाहट थी। उस चंचलता को उन्होंने डार्क टोन में भी प्रयोग किया और ये तभी संभव था जब वो ब्रश स्ट्रोक साइंटिफिक ढंग से लगाते। अगर वो नवशास्त्रीयवादियों की तरह अगर उसको मिश्रित अवस्था में अगर करना चाहते तो फिर वर्ण की विशुद्धता नहीं रहती। और पहले अपन ने चर्चा की, जब तकनीकी पक्ष के बारे में बात कर रहे थे, तो नवशास्त्रीयवादी क्या करते थे? नवशास्त्रीयवादी किसी भी विषय को, वस्तु को, उसका स्पष्ट चित्रण कर देते थे। जैसे अपन अभी आपको कहा जाएगा ये जो मूर्ति खड़ी है सामने, इसका आप चित्रण करें, तो क्या लाइन के द्वारा सुंदर सा आप स्केच बनाओगे ना, अनुपातिक ढंग से। तो नवशास्त्रीयवाद भी उसी ढंग से पूरे वस्तु को, पूरे आकार को बड़ी स्पष्टता के साथ में, जो भी उस वक्त के जो पात्र निरूपण के जो सिद्धांत रहते थे, अनुपातिक या मस्कुलर फॉर्म जो भी है, उसके अनुसार वो उसका पूरा चित्रण कर देते थे। उसकी बाह्य रेखा निश्चित हो जाती थी और उसके बाद में जिस वस्तु का जो मूल रंग था, उस मूल रंग को वो पूरी सतह पर फ्लैट प्रयोग करते थे। और फिर उसकी डिटेलिंग के लिए, उसकी गहरी, मध्यम, लाइट जो टोन थी, उस टोन से उस वस्तु की जो गुणात्मक विशेषता थी, उस विशेषता को उभारते थे। तो उसमें कलर का मिश्रण डार्क जोन के लिए, मिडल के लिए, लाइट के लिए, जहाँ मिडल टोन हो इसमें उजली रंगतों का उसमें प्रयोग होने लगा, लाइट के अंदर वाइट सफ़ेद मिक्स होकर भी रंगत का प्रयोग होकर वो एक वैसा लगभग जैसा सामने चित्र वस्तु होती थी वैसा चित्रण, उसमें वैसा एक पोत उसका कैरेक्टर आ जाता, उस टेक्सचर का एक कैरेक्टर आ जाता था और बाह्य रेखा के अंदर अंदर ही वो काम करता था। लेकिन रोमांसवादियों ने थोड़ा सा इससे भिन्न प्रयोग किया कि एक तो बाह्य रेखा का वो अतिक्रमण करने लग गए। अब वो लाइन के अंदर काम नहीं करते थे, लाइन के ऊपर भी चले जाते थे। और दूसरा, डार्क टोन के लिए भी कलर, प्योर कलर काम में लेते थे और ब्रश स्ट्रोक्स के द्वारा, तुली का संचालन के द्वारा उन कलर की प्योरिटी को भी वो बरकरार रखते थे। तो जैसे बताया कि छाया वाले हिस्से में जैसे हरा कलर है, नीला कलर है, जामुनी कलर है, और इन कलर को लगाते थे, लेकिन उनमें चमक रहती थी। आपने जैसे पेंटिंग्स देखी होगी, क्या कहते हैं इसको, अमृता शेरगिल की पेंटिंग देखी होगी, भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल। तो वो हालांकि उसका एक पैटर्न अलग था, उनमें भी कलर के अंदर एक चमक दिखती थी। मैं उसका प्रसंग यहाँ इसलिए ला रहा था कि उनके भी चित्रों के अंदर एक कलर में एक ट्विंकलनेस थी, चमक आती थी। उसका कारण ये था, हालांकि यहाँ परिस्थितियाँ अलग है, अमृता शेरगिल का कारण ये था कि वो पहले एक मतलब उजली तान, एक चमकीली तान को पहले वो जो लाइट टोन थी उसको पूरे चित्र में, उसमें वस्तु में या चित्र में पात्र के जो बाहर रेखा थी उसमें फैला देती थी। उसके ऊपर डार्क टोन वो लगाती थी सरसरी यूँ, तो उसके नीचे जहाँ जहाँ जगह बचती थी वहाँ से वो ब्राइटनेस चमकती थी। यहाँ चमक वैसी नहीं थी, वो ट्विंकलनेस उनके जैसी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कलर की प्योरिटी की वजह से थी।
दूसरा ये बाह्य रेखा का अतिक्रमण करके चलते थे। तो अब चित्र जो है किसी सीमा में बंधा हुआ सा महसूस नहीं होता था। आपने देखा होगा कि जो कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट हैं उनकी भी एक चित्रण करने की विधा है। जैसे उन्होंने भी स्केच कर दिया, तो कुछ कलाकार उसमें ऐसे थे जो चित्र की मोटी जो बाउंड्री लाइन थी उसको ऊपर तक कलर ले जाते थे। कुछ कलाकार ऐसे थे जो उस चित्र को टच नहीं करते थे, नीचे से वाइट उस लाइन के साथ साथ एक वाइट पतली सी लाइन बरकरार रहती थी और कलर को फैलाते रहते थे। ज़्यादातर हुसैन की पेंटिंग में आपने देखा होगा कि लाइन के साथ में पीछे का बैकग्राउंड भी बरकरार रहता है। तो ये अलग अलग तरीके थे अपनी कला को अभिव्यक्त करने के, अपनी चित्रण विधि को स्थापित करने के। तो डेलाक्रा ने भी जो अपने चित्रों के अंदर जो तकनीक लाए उसमें वे कलर की प्योरिटी और ब्रश स्ट्रोक्स को उन्होंने बहुत महत्व दिया। और उनका कहना था, डेलाक्रा का कहना था कि चित्रकला की जो आत्मा है वह रंग में ही है, यानी उसकी आत्मा रंग ही है। अतः रंगों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसके गुण, उसके धर्म, उसका सही और पूर्ण आपको अभ्यास करना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि चित्र की आत्मा रंग ही है। अगर आपने रंग को ठीक से समझा, जाना और उसका प्रयोग करने का अभ्यास ठीक से किया, तभी आपका चित्र जो है उसमें चेतना जागृत हो पाएगी। तो किसी भी रंगीन चित्र जो होता है वो रंगों से ही साकार होता है, किसी बाह्य रेखा से नहीं। उनका ये कहना था कि आप बाउंड्री लाइन को इतना फोकस मत कीजिए, वो जो कलर होता है वो कलर ही चित्र की आत्मा होती है, और उस कलर को आप इतना जानदार बनाइए कि चित्र अपने आप जीवंत हो उठे। हालांकि इससे और आगे जाएं, अभी आपके ये वाद आया नहीं है, लेकिन जैसे प्रभाववाद या उत्तर प्रभाववाद के चित्र थे सेजान, उन्होंने तो बाह्य रेखा को चित्र से हटा ही दिया, यानी कि जो बाउंड्री लाइन थी वो उन्होंने चित्र से ख़त्म ही कर दी। उन्होंने कहा मेरे लिए आकार व रंग अभिन्न है, मेरे लिए लाइन और कलर में कोई भेद नहीं है। और उन्होंने जो अपने चित्र बनाए, उन्होंने आपको अगर आधुनिक कला पढ़ रहे हैं तो इस बात की सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि पॉल सेजान को आधुनिक कला का जन्मदाता भी कहते हैं। तो उन्होंने जो उनकी जो दृष्टि थी उनके लिए कि भाई बाह्य रेखा और रंग कोई मेरे लिए अलग चीज़ नहीं, दोनों अभिन्न हैं। तो उनकी पेंटिंग्स के अंदर देखा होगा कि रेखाओं के द्वारा भी लाइन का प्रयोग किया, मतलब रंगों के द्वारा भी लाइन की अनुभूति उन्होंने अपने चित्रों में कराई। वो आगे जाके जब बात करेंगे सेजान के बारे में आएंगे तो किस प्रकार उनके चित्रों में कोणीय रेखाओं का समावेश हुआ, और उससे आगे जाकर किस प्रकार एक घनत्व का आभास उसमें महसूस होने लगा, और आगे एक नए इज्म की वो आधार भूमि बनी। उस पर जब पॉल सेजान के बारे में अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन बातचीत करेंगे। तो अभी रोमांसवाद के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ओजेन डेलाक्रा का ये मानना था कि जो चित्रांकन है, जो मतलब पेंटिंग है या ड्राइंग है, वो बहुत गतिपूर्ण होनी चाहिए, उसमें स्फूर्ति होनी चाहिए, और जिससे भावनाओं को ठीक से चित्रित किया जा सके। मैंने आप पहले भी इस बात का जिक्र किया कि जो कलाकृति होती है वो चित्रकार की भावनाओं के और दर्शक की भावनाओं के बीच की एक कड़ी होती है। अगर कड़ी सही नहीं होगी तो चित्रकार की भावनाएं दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी और भावनाओं का प्रसार संभव नहीं हो पाएगा। तो उनका ये मानना था कि जो आप चित्र में रंगों का जो चयन करते हैं, रंगों के जो प्रयुक्त करते हैं, उसकी जो विधि है, प्रविधि है, उस पर आपका निरंतर अभ्यास नहीं रहेगा, उसकी तरफ आप गहनता से अगर प्रयास नहीं करोगे तो चित्र में चेतना नहीं आएगी, वो भावना जागृत नहीं होगी, और भावना कलाकार से आगे बढ़कर दर्शक के पास नहीं पहुंच सकेगी, और जो स्थायी प्रभाव होता है वो स्थायी प्रभाव भाव का बना नहीं रहेगा। तो डेलाक्रा ने
रोमांसवाद को, रंगों को, महत्व को स्थापित करते हुए रोमांसवाद को एक और अच्छे आयाम पर ले जाकर खड़ा किया। और उनका यह मानना था कि रंग जो है वो चित्र में उसकी जो भावनाएं होती है उसको जागृत करते हैं, उसको चेतनता प्रदान करते हैं, चैतन्य प्रदान करते हैं। उससे कलाकार के अंदर एक उसकी भाव को जो अभिव्यक्त होती है, उस कलाकार के अंदर की जो भावात्मक अभिव्यक्ति है वो चित्र में वैसे के वैसे उद्भूत होती है। और वही भावात्मक अनुभूति दर्शक भी अपने देखने से उस चित्र की करता है। अतः उनका यह मानना था कि विषय अपने आप में महत्वपूर्ण होता ही है, रेखांकन भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन रंग जो होता है, रंग योजना जो होती है, कलर का जो चयन होता है, वो विषयानुकूल तथा उन पात्रों को, उन वस्तुओं को, उन चित्रों की जो उपादान है उनको जीवंत कर सके, ऐसी रंग योजना भी आपके पास में होनी चाहिए। और एक चित्र के अंदर उत्साह का संचार बना रहे, एक चेतना जागृत रहे। रोमांसवाद का तो सार्थकता तभी है जब चित्र के अंदर एक रोमांस की अनुभूति हो। रोमांसकारी विषयों को लेकर तो किए जाते ही हैं, लेकिन उस विषय की जो रोमांसकारी भाव है, जो रोमांचक भाव है, रोमांस का जो भाव है, वो दोनों तरह या और भी जो स्निग्ध भाव है, मुलायम भाव है, कोमल भावनाएं हैं, उन भावनाओं को जीवंत बनाने के लिए आपको रंगों के प्रति बहुत आग्रहपूर्ण, बहुत ही अभ्यास करना होगा। और तभी आप रोमांसवाद को, उसके उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। ये इनकी बेलाक्रा की थ्योरी थी रोमांसवाद को लेकर। और रोमांसवाद में नवशास्त्रीयवाद से किस प्रकार की भिन्नता थी, ये अपन ने 2-3 बार समझ लिया है। अंत में फिर मैं एक हल्का सा इसमें विभेद करते हुए दोनों में अंतर बताना चाहता हूँ कि नवशास्त्रीयवाद के अंदर पौराणिकता के ऊपर पूर्णतः आश्रित थे। वे यूनान और रोम के जो पौराणिक कथाएं थी और यूनान की जो आदर्श कला थी, उन कला के मापदंडों को लेते हुए उन्होंने रोमन और यूनान के पौराणिक विषयों पर ही चित्रण किया, जबकि रोमांसवाद में उन विषयों को नकार दिया गया। उन्होंने कहा कि जीवन की जो जुड़ी हुई, तत्कालीन जीवन की जुड़ी हुई घटनाएं हैं, रोमांसकारी घटनाएं हैं, प्रसन्नता का है, भाव है, उन भावों को महत्व दिया जाना चाहिए, न कि कथाओं के वृत्तांत को। तो उन्होंने भावों को साकार करने के लिए एक आदर्श वाक्य दिया कि दिल के भी अपने तर्क होते हैं, जबकि नवशास्त्रीयवादियों ने कहा कि कला तर्क संगत होती है, कला के अपने तर्क होते हैं। तो उनके थ्योरेटिकल उन पर प्रभाव था और इन्होंने उसको भावात्मक प्रभाव में तब्दील किया। और भावात्मकता को जागृत और चेतन करने के लिए इन्होंने रंग की विशुद्धता और उसका विशुद्धता बनी रहे, इस दृष्टि से तुलिका का संचालन महत्वपूर्ण रखा। ऐसा नहीं है कि घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं थी, घटनाएं तो महत्वपूर्ण थी ही, लेकिन उस घटना का जो मूल भाव था, उस मूल भाव को अपने चित्रों में उभारने का जो कार्य किया वो रोमांसवाद ने इस ढंग से किया। तो BA पार्ट 3 के बच्चों के लिए तो रोमांसवाद शायद ओजेन बेलाक्रा और थियोडोर जेरिको के साथ में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन MA फाइनल के बच्चों के लिए कुछ कलाकारों के बारे में चर्चा और करेंगे अगली बार। तब तक के लिए इतना ही।